नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में हम एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। बल किसे कहते हैं और अंतर्जात और बहिर्जात बल क्या होते हैं। तो जिस तरीके से हमें किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से किसी भी भू प्रक्रम के कार्य करने के लिए किसी फोर्स की आवश्यकता होती है, किसी शक्ति की आवश्यकता होती है, और वो ही शक्ति बल कहलाती है, जो दो प्रकार के होते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात बल। ठीक है, तो भौमिकीय संरचना में अंतर बलों के कारण से आते हैं और भू आकृतिक प्रक्रम के पीछे बलों का हाथ होता है, जो कि अंतर्जात और बहिर्जात बल होते हैं। अब अंतर्जात बल ऐसे बल होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से लगते हैं और बाहर की ओर उनके परिणाम देखने को मिलते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्स, जो कि हम बाहर से ही देख सकते हैं उनके पूरी प्रक्रिया को, कि बहिर्जात बल जैसे कि नदी प्रक्रम कार्य कर रहा है या फिर वायु उड़ा करके किसी मिट्टी को लेके जा रही है, साथ में जैसे सागरीय लहरें कटाव कर रही हैं, अपर्दन हो रहा है, अपक्षय हो रहा है, और निक्षेपण के कार्य जो कि स्पष्ट हमें बाहर से ही प्रतीत होते हैं, हम उनको यहाँ से ही देख सकते हैं। लेकिन एंडोजेनेटिक जो फोर्स होते हैं, अंतर्जात जो बल होते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। अंदर के भाग से वो बल लगते हैं और उनके परिणाम है वो हमें बाहर देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ज्वालामुखी की रचना है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान होने के कारण से लावा या मैग्मा बनता है, यानी चट्टानें पिघलती हैं। और पिघली हुई चट्टानों में किस प्रकार का प्रोसेस हुआ आंतरिक भाग में, तो बल लगा और बाहर की ओर जब ज्वालामुखी के द्वारा लावा निकलता है तो लावा के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हमें दिखाई पड़ती हैं। तब हमें पता चलता है कि ये अंतर्जात बल के कारण से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, अब अंतर्जात बल और बहिर्जात बल कौन कौन से होते हैं उन्हें हम देखते हैं। तो फोर्स क्या होता है, एक शक्ति होती है, एक किसी भी भू आकृति पे लगने वाला शक्तिशाली एक प्रक्रम होता है जिसके द्वारा ही स्थलाकृतियों की रचना होती है। तो बल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल यानी एंडोजेनेटिक फोर्स जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से लगते हैं और बाहर की ओर उनके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। बहिर्जात बल जो कि बाहर से ही लगते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स कहलाते हैं, जैसे अपक्षय, अपर्दन, वृत्त संचलन। ठीक है, अपक्षय क्या होता है, चट्टानों का अपने ही स्थान पर क्षीण विदीर्ण हो जाना, टूट जाना और वहीं की वहीं बिखर जाना अपक्षय कहलाता है। अपक्षय के भी तीन प्रकार हैं, भौतिक अपक्षय, यांत्रिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। ठीक है, अपर्दन, अपर्दन के अंदर तीन क्रियाएं शामिल होती हैं। सबसे पहले कटाव होता है, फिर परिवहन होता है जिससे चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती हैं, और दूसरे स्थान पर ले जाकर के जहां पर बल कम काम करता है, बल क्षीण पड़ जाता है, तो उन्हीं चट्टानों का निक्षेपण हो जाता है। ठीक है, तो अपर्दन में तीन प्रक्रम शामिल होते हैं, तीन कार्य शामिल होते हैं। वृत्त संचलन की बात करें तो इसमें जैसे लैंडस्लाइडिंग होता है, जैसे पृथ्वी के जो ऊंचे भूखंड है वो सरक करके नीचे आते हैं, वृत्त संचलन कहलाते हैं। ठीक है, अब अपर्दन है वो प्रवाहित जल के द्वारा होता है, यानी नदी के द्वारा होता है, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की लैंडफॉर्म्स बनती हैं, जैसे वी शेप की वैली, गोकुर झील। ठीक है, नदी मेआंडर बनते हैं, निक्षेपण से जैसे डेल्टा बनता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग भूखंड निर्मित होते हैं। अगला है पवन। तो पवन ये प्रक्रम कार्य करता है डेजर्ट वाले रीजन में, और अधिक स्पीड से हवा चलने के कारण से, क्योंकि वायुदाब में अंतर होने के कारण से भी, और वहां पे शुष्क दशाएं होने के कारण से चट्टानें हैं वो बारीक महीन बालू के कणों में हमें प्राप्त होती हैं और उनको इजीली पवन उड़ाकर ले जाती है और ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में, बहुत दूर वाले क्षेत्रों में ले जाकर के निक्षेप कर देती है। इसी निक्षेप को लोयस का मैदान भी कहते हैं।
और कुछ अपर्दन के द्वारा भी शिलाकृतियां निर्मित होती हैं, जैसे जूजेन है, यारडांग है, अपवाहन गर्त बन जाते हैं। और निक्षेपण के द्वारा बनने वाले भूआकार जैसे बालू के टीबे हैं, बरखान है, स्तूप एक्सेट्रा बन जाते हैं। अब देखो हिमनद, तो हिम नदी जहां बर्फ वाला रीजन है वहां पर हिमनदी प्रक्रम कार्य करता है, क्योंकि बर्फ है वो जब भी सन रेज हमें प्राप्त होती हैं, तापमान अधिक होते हैं तो मेल्ट हो जाती है बर्फ और पानी के साथ में बह करके ढाल के सहारे नीचे की ओर आती है। तो इस तरह से मार्ग में आने वाली चट्टानें हैं उनको तोड़ती है तो अपर्दन करती है, कर्तन करती है, उत्पाटन करती है यानी प्लगिंग करती है। उसके बाद में निक्षेपण से भी कुछ शिलाकृतियां निर्मित होती हैं। तो हिमनद द्वारा से भूखंड जो हमें देखने को मिलते हैं वो अपर्दन के द्वारा होते हैं, जैसे केम या केटिल का बन जाना। जैसे हिमनदी के द्वारा अपर्दन के स्वरूप बनने वाली रचनाएं होती है, जैसे भीड़पीठ शिला बनना, जैसे नूनाटक का बनना। तो ये सभी क्लासिकल लैंडफॉर्म है। और तली, रॉक तली पात्र या तली में गड्ढे का हो जाना, ठीक है। निक्षेपण के द्वारा एस्कर या हिमदौत मैदान बनते हैं, हिमौड़ बनते हैं, या जिस प्रकार से जलोढ़ बनते हैं उसी प्रकार से हिमनदी के द्वारा निक्षेपण के मैदान है वो हिमौड़ कहलाते हैं। नेक्स्ट है सागरीय तरंगों के द्वारा, तो सी वेव्स के द्वारा बनने वाली जो लैंडफॉर्म है, जैसे भृगु है, क्लिफ, ठीक है, अपर्दन के स्वरूप अंडाकार कटान, ये सभी सागरीय तरंगों के अपर्दन के कारण से बनते हैं। और निक्षेपण के कारण से जैसे पुलीन और बीच बनते हैं। तो बहिर्जात प्रक्रम के द्वारा से जो बनने वाली लैंडफॉर्म है लगभग उनको हमने देखा, तो आप समझ गए होंगे बहिर्जात बल है वो किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। अब आते हैं अंतर्जात बल पे। तो अंतर्जात बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक डायस्ट्रॉफिक फोर्स होता है और एक सडन मूवमेंट के कारण से बनते हैं, यानी बल हमें प्रतीत होता है। तो पटल विरूपणी बल को दूसरा नाम दीर्घकालिक बल भी दिया गया है, क्योंकि आकस्मिक बल और दूसरा है दीर्घकालिक बल। आकस्मिक बल कौन से होते हैं? जो अचानक से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें कौन कौन सा बल सम्मिलित है? आकस्मिक बल जैसे भूकंप, जैसे ज्वालामुखी, जैसे एवलांस और लैंडस्लाइडिंग। तो ये सभी क्या होते हैं? आकस्मिक बल होते हैं, जो अचानक से उत्पन्न होते हैं, आकस्मिक बल कहलाते हैं। भूकंप पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी के अंदर कंपन का पैदा होना, जो कि अंतर्जात क्रियाओं के कारण से होता है। इसमें मानव की कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, मानव की क्रियाओं का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक बल कहलाते हैं। हाँ, इनके ऊपर से चट्टानों के कटाव के कारण से या फिर दाब हटने या दाब के बढ़ने के कारण से जहां एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर दिया जाता है, धरातल के ऊपरी भाग पर, ऊपरी सरफेस पर अधिक दबाव पड़ता है, तो नीचे की चट्टानें हैं वो भी कंप्रेस होती हैं, उन पे भी दबाव पड़ता है और दबाव के कारण से भी भूकंप की प्राप्ति होती है। और दबाव हटने के कारण से भी, यानी कोई पर्वत का क्षेत्र है उसको कटाव कर दिया है, संसाधन का यूज किया गया है, तो ऊपर वाला भाग है वो काट लिया है, तो दाब के कारण, अंतर के कारण से भी भूकंप हमें प्राप्त होता है। ज्वालामुखी है वो आंतरिक भागों में कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो स्वतः विखंडन करते रहते हैं अपना, और उनके स्वतः विखंडन के कारण से ही ऊपरी भाग में जो धाराएं या तरंगे उनकी उत्पन्न होती हैं, उनके सहारे ही जल है और चट्टानों के टुकड़े हैं, गैसें हैं, वो सभी सतह पर हमें प्राप्त होते हैं, जिसे ज्वालामुखी कहते हैं। एवलांस पर्वतों के ऊपर से, जैसे ज्वालामुखी आने के बाद में कुछ ऐसे लिक्विड मटेरियल होते हैं जो एक रैपिड फ्लो के साथ में नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं, तो अचानक से एवलांस आ जाते हैं। और लैंडस्लाइडिंग, जैसे कि भूकंप आने के कारण से या ज्वालामुखी के कारण से कुछ चट्टानें ऊपरी टूट जाती हैं और पर्वतों से नीचे की ओर चट्टानें हैं वो स्लाइड कर जाती हैं, नीचे की ओर लुढ़क जाती है, जिनके कारण से लैंडस्लाइडिंग होता है। तो ये है आकस्मिक आने वाले
आपदाएं। ठीक है, तो आकस्मिक संचलन के कारण से ये सभी क्रियाएं होती हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, एवलांस और लैंडस्लाइडिंग। पहले हम दीर्घकालिक बल के ही दो प्रकार बताएंगे कि दीर्घकालिक बल के दो प्रकार होते हैं। दीर्घकालिक बल बहुत लंबे समय के बाद में अपना परिणाम दिखाते हैं, यानी वो लगभग शांत रहते हैं, लेकिन उनका जो परिणाम है वो हमें एकदम से देखने को नहीं मिलता है। एक मानव जीवन काल में किस प्रकार की प्रोसेस हुई है दीर्घकालिक बल के द्वारा, वो तो हम देख भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो बहुत लाखों करोड़ों वर्ष के बाद की प्रोसेस या फिर कम भी है, तो एक मनुष्य का जीवन काल के अंदर ये सभी चीजें संपूर्ण नहीं होती हैं। बहुत लंबे समय की प्रोसेस होती हैं और लंबे समय के बाद हमें इनके परिणाम देखने को मिलते हैं। तो दीर्घकालिक बल दो प्रकार के होते हैं, महादेश संचलन और पर्वत निर्माणकारी संचलन। तो दीर्घकालिक बल है, उनके द्वारा दो चीजों की रचना होती है या दो प्रकार के और बलों को डिवाइड किया है। एक तो महाद्वीप का निर्माण करने वाले बल और दूसरा है पर्वत निर्माण करने वाले बल। ठीक है, तो एपिरोजेनेटिक फोर्स और ओरोजेनेटिक फोर्स। तो एपिरोजेनेटिक फोर्स है वो भी दो प्रकार से काम करता है, एक ऊपरी मुखी और एक अधोमुखी, यानी महाद्वीप का निर्माण करने के लिए भी दो बल आगे और उत्तरदायी हैं, ऊपरी मुखी बल और अधोमुखी बल। ये कैसे बनते हैं? तो ऊपरी मुखी संचलन जब होता है तो तट का भाग ऊपर उठ जाता है, निर्गमन हो जाना, ठीक है, या फिर अपलिफ्टमेंट यानी उत्थान हो जाना। तो ऊपरी मुखी बल के द्वारा उत्थान और उन्मंजन, यानी उत्थान होता है या उन्मंजन होता है। जब महाद्वीप के बीच का कोई भाग ऊपर उठता है तो उसे उत्थान कहते हैं, और महाद्वीप के तटवर्ती क्षेत्रों का भाग ऊपर उठता है उसे हम उन्मंजन कहते हैं। ठीक है, तो जब महाद्वीप का तट ऊपर उठता है अपलिफ्टमेंट के द्वारा और उन्मंजन के द्वारा से कोई भी तट वाला एरिया है महाद्वीप का वो ऊपर उठता है। क्लियर है? आगे है अधोमुखी बल के द्वारा। अधोमुखी बल का मतलब है नीचे की ओर संचलन होना या किसी भी भूखंड का नीचे की ओर धंसना। तो इस अधोमुखी बल के द्वारा अवतलन होता है और निमंजन होता है। ठीक है, तो अधोमुखी बल के द्वारा अवतलन होता है, यानी महाद्वीप का कोई बीच का भाग है वो लगभग नीचे धंस जाता है, जैसे जो वैलीज बनती हैं, रिफ्ट वैलीज वगैरह, तो उनके द्वारा अवतलन होता है। और निमंजन के द्वारा तटवर्ती जो एरिया है वो नीचे की ओर धंस जाता है। तो निमंजन के कारण से तट बनते हैं, निमंजन तट। ठीक है, अब आते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। तो पर्वत निर्माणकारी बल में भी दो बल सम्मिलित हैं, एक तो है तनाव और दूसरा है संपीड़न। तो तनाव के कारण से चटकन और भ्रंशन होती है, यानी तनाव के कारण से चट्टानें क्रैक हो जाती हैं, उन चट्टानें चटक जाती हैं और टूट जाती हैं। दरार के सहारे कटक का निर्माण होता है, यानी दरारों में का मीन्स है बीच में दो चट्टानों के बीच में गैप का हो जाना। नेक्स्ट है भ्रंश। तो भ्रंश एक संकीर्ण लाइन होती है जिसके सहारे भूखंड है वो एक दूसरे से दूर जाते हैं या फिर अगल बगल से आपस में सरक जाते हैं। तो भ्रंश के बहुत अधिक प्रकार हैं, यानी भ्रंश के लगभग 4 प्रकार हैं। सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, सोपानी भ्रंश और पार्श्वती भ्रंश। तो इस प्रकार के 4 भ्रंश के प्रकार हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे। अब पढ़ते हैं पर्वत निर्माणकारी बल, जो कि 2 प्रकार के थे, एक है तनाव और दूसरा है संपीड़न। तो तनाव के कारण से चट्टानें चटक जाती हैं और टूट जाती हैं, लेकिन संपीड़न के कारण से चट्टानें हैं उनमें मोड़ पड़ जाते हैं और चट्टानें हैं उनकी दिशा या उनकी जो आकृति शेप है वो चेंज हो जाती है। तो संपीड़न के कारण से संवलन होता है, चट्टानें रैप हो जाती हैं या इन चट्टानों के अंदर फोल्ड पड़ जाते हैं। तो संवलन के 3 प्रकार हैं। संवलन
संवलन में उत्संवलन, अवसंवलन और व्रत संवलन बनते हैं। और वलन के बहुत सारे प्रकार हैं, यानी इसमें वलन के अंदर चट्टाने हैं, उनमें मोड़ पड़ जाते हैं और मोड़ इतने अधिक हो जाते हैं कि वो चट्टाने टूट करके दूसरी जगह पे स्थापित हो जाती हैं, या बिल्कुल ऐसे समानांतर अपने धरातल के मुड़ जाती हैं, या बहुत सारे वलन पड़ जाने के कारण से चट्टान की आकृति है वो बिल्कुल अव्यवस्थित सी हो जाती है, जो हम आगे वलन का एक टॉपिक कवर करेंगे जिसमें देखेंगे। अब आते हैं एंडोसेनेटिक एंड एक्सोसेनेटिक फोर्स क्या होते हैं, तो देख लेते हैं। अंतर्जात बल, जिसमें कभी कभी आंतरिक बल के रूप में भी जाना जाता है, यानी आंतरिक बल होते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग से लगते हैं और उस दबाव से अंतर्जात बल क्रिएट होते हैं जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है। तो अंतर्जात बलों को अचानक विनाशकारी रूप से धीमी प्रोसेस में विभाजित किया जा सकता है। धीमी गति के कारण से ऐसे परिवर्तन होते हैं जो बहुत धीरे धीरे होते हैं। अंतर्जात बल के उदाहरण पहाड़ और भूकंपों का निर्माण है। हम पीछे देख चुके हैं कि अंतर्जात बल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, दीर्घकालिक बल और आकस्मिक बल। आकस्मिक है वो हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे भूकंप है या ज्वालामुखी है, इनके परिणाम हमें दिखाई पड़ते हैं। और अंतर्जात बल जो दूसरे प्रकार के हैं, दीर्घकालिक, जिससे महाद्वीप का निर्माण होता है या किसी पर्वत का निर्माण होता है। तो पर्वत का निर्माण है वो कुछ ही समय में नहीं हो जाता है, बहुत लंबी प्रोसेस है, जिसके बाद हमें इनके परिणाम देखने को मिलते हैं। तो वो दीर्घकालिक बल का उदाहरण है, पहाड़ या पर्वत दीर्घकालिक बल का उदाहरण है, और भूकंप है वो आकस्मिक बल का उदाहरण है। ठीक है, तो अंतर्जात बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक डायस्ट्रक्टिक फोर्स जो दीर्घकालिक बल के नाम से जाना जाता है, या पटल विरूपणीय बल डायस्ट्रॉफिक फोर्स कहलाता है। अंतर्जात बल दूसरा प्रकार है वो है पर्वत निर्माणकारी या ओरोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है बहिर्जात बल, जिन्हें अक्सर बाह्य बल के रूप में जाना जाता है, और ये पृथ्वी के वायुमंडल में उत्पन्न होने वाले बल हैं, या ग्रह के बाहर से अपनी एनर्जी को प्राप्त करते हैं। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग का कोई रोल नहीं होता है इसमें, या तो वायुमंडल से एनर्जी लेते हैं या अर्थ के ऊपर की गई विभिन्न क्रियाएं हैं वो उत्तरदायी होती हैं। तो बहिर्जात बलों में भूमि धारण करने वाले बल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भूमि स्पष्ट रूप से नष्ट कर देता है। ठीक है, तो बहिर्जात जो बल हैं उनके द्वारा से जो लैंडफॉर्म है वो अधिक बनते हैं, जैसे चंद्रमा के ग्रेविटी फोर्स के कारण से ज्वार का आना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ज्वार आते हैं, यानी समुद्र का जल है वो ऊपर उठता है, ज्वार आते हैं। और कटाव होते हैं, जैसे नदी के द्वारा, पवन के द्वारा, समुद्री लहरों के द्वारा से, और भूमिगत जल या प्रवाहित जल के द्वारा चूना युक्त चट्टानों में जो कटाव होते हैं वो बहिर्जात बल के ही परिणाम है। ठीक है, जिनके द्वारा से हमें लैंडफॉर्म देखने को मिलती हैं, कटाव के कारण से और जमाव या निक्षेपण के कारण से। अब आते हैं अंतर्जात बल या एंडोजेनेटिक फोर्स को देखते हैं। ये आंतरिक शक्तियां हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद हैं। ये बल पृथ्वी की सतह पर राहत सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे रचनात्मक बल का नाम दिया गया है। पृथ्वी के आंतरिक भाग पर उत्पन्न ऊष्मा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो हीट है उसके कारण से हीट है वो ऊपर की ओर धक्के लगाती है, और ऐसे स्थान अर्थ के सरफेस के यानी भूप्रपट्टी का ऐसा स्थान जहां से ये एनर्जी बाहर की ओर आ सकती है, तो सीधे ही वो सतह पर हमें प्राप्त हो जाती है, जैसे ज्वालामुखी के जरिए, या फिर ज्वालामुखी के द्वारा से हलचल होती है उसे भूकंप प्राप्त होता है। और आंतरिक भाग से भी जो लहरें हैं वो टक्कर लगाती हैं, आंतरिक भाग से जो धाराएं हैं वो टक्कर लगाती हैं, तो ऊपर की ओर बार बार से धक्के लगाने के कारण से भी हमें भूकंप की प्राप्ति होती है।
ठीक है। तो जमीन के भिन्न परतों में अलग अलग तापमान और दबाव होते हैं और इन ताप और दाब में अंतर के कारण से ही हमें अंतर्जात बलों की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो अंतर्जात बल के द्वारा भूकंप या फिर ज्वालामुखी की प्राप्ति होती है। ठीक है। जिससे परिणाम स्वरूप घनत्व में भिन्नता आती है और पारस्परिक धाराएं उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में हीट अधिक है। ठीक है। हीट अधिक है क्यों? क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी भाग से प्रेशर पड़ रहा है नीचे की चट्टानों पर और नीचे की चट्टानों पर दबाव अधिक पड़ने के कारण से उनका घनत्व अधिक हो जाता है और तापमान भी अधिक होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वहां से कुछ संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं जो हीट के साथ में होती हैं और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने के कारण से ही घनत्व में तापमान प्रवणता व भूतापीय प्रवणता और दबाव प्रवणता में अंतर के कारण से धाराएं उत्पन्न होती हैं और उन्हीं के द्वारा से हमें फिर इन बलों की प्राप्ति होती है। तो अंतर्जात हलचलें लिथोस्फेरिक प्लेट, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की गति के कारण होती है जो मेंटल में संवहन धाराओं के द्वारा संचालित होती है, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। अब हम देखेंगे अंतर्जात बल कौन कौन से होते हैं। तो अंतर्जात बल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक डायस्ट्रोफिक फोर्स होता है जिसे हम दीर्घकालिक बल भी कहते हैं या फिर पटल विरूपणी बल कहते हैं। और दूसरा बल है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल कहते हैं। अब दीर्घकालिक बल है वो भी 2 प्रकार का होता है या पटल विरूपणी बल है वो 2 प्रकार का होता है। एक है महाद्वीप निर्माणकारी और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी, महाद्वीप निर्माणकारी जो कि एपिरोजेनेटिक फोर्स होता है और पर्वत निर्माणकारी जो कि ओरोजेनेटिक फोर्स होता है। अब महाद्वीप का निर्माण भी 2 बलों से होता है। पहला है ऊपरी मुखी बल और दूसरा अधोमुखी बल। अधोमुखी बल के द्वारा से महाद्वीप में धसाव होता है। ठीक है। तो धसाव किससे होता है? अवतलन के कारण से या फिर निमज्जन के कारण से। अब महाद्वीप का बीच वाला हिस्सा है वो दशक जाए अवतलन कहलाता है और दूसरे वाला तट का हिस्सा अगर दशकता है तो उसे हम निमज्जन कहते हैं। ऊपरोमुखी बल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक में आएगा उत्थान, जो महाद्वीप के बीच वाला हिस्सा संपूर्ण उठ जाए उसे उत्थान कहते हैं। महाद्वीप के बीच से कोई हिस्सा जैसे कि ब्लॉक पर्वत, होस्ट पर्वत या कोई अन्य अपलिफ्टमेंट होता है उसे उत्थान कहते हैं। और उन्मंजन यानी तटवर्ती क्षेत्र है वो ऊपर की ओर उत्थापित होता है। तो महाद्वीप निर्माणकारी बल को आप समझ गए हैं। अब आते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। तो पर्वत निर्माणकारी बल है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तनाव और दूसरा होता है संपीड़न। अब तनाव के कारण से 2 क्रियाएं होती हैं या 2 बल उत्तरदायी हैं, 2 बल बनते हैं। एक होता है चटकन और दूसरा भ्रंशन। तीसरा भी आप मान सकते हैं दरार आना। ठीक है। संपीड़न के कारण से 2 प्रकार के बल निर्मित होते हैं। एक होता है वलन और दूसरा होता है संवलन। ठीक है। अब चटकन के कारण से चट्टानें हैं वो चटक जाती है, क्रैक हो जाती है, टूट जाती हैं। दरारों के कारण से 2 चट्टानों के बीच में गैप हो जाता है। भ्रंश के कारण से एक स्क्रैच आता है, उस स्क्रैच के सहारे चट्टानें इधर उधर से मूवमेंट करती हैं तो उसे भ्रंश कहते हैं। भ्रंश के 4 टाइप्स होते हैं।
एक होता है सामान्य भ्रंश, दूसरा होता है व्युत्क्रम भ्रंश, अगला है सोपानी भ्रंश और अगला है पार्श्ववर्ती भ्रंश। ठीक है, तो भ्रंश के 4 टाइप्स हैं जो हम डीपली इसके टॉपिक में कवर करेंगे। संपीड़न है वो 2 प्रकार का होता है, वलन और संवलन। ठीक है, तो वलन के बहुत सारे टाइप हैं, एकनत वलन, समनत वलन, ठीक है, अधिक्षिप्त वलन, श्यान वलन, पंखाकार वलन। तो इसकी स्टडी हम आगे करेंगे। वलन का मतलब होता है चट्टानों के अंदर अत्यधिक मोड़ पड़ जाने को वलन कहते हैं, और चट्टानों में सिंपली मोड़ पड़ने को संवलन कहते हैं, अपनति और अभिनति के सहारे। ठीक है, तो उत्थान होता है या फिर गर्तन होता है, यानी संवलन के कारण से चट्टानें या तो नीचे की ओर मुड़ती हैं या ऊपर की ओर मुड़ती हैं। अपनति और अभिनति के सहारे मोड़ पड़ने को संवलन कहते हैं। अब संवलन के कितने टाइप्स होते हैं? संवलन 3 टाइप का होता है। उत्वलन, उत्वलन कैसे बनता है? जब चट्टानों के ऊपरी भाग में इस प्रकार से मोड़ पड़ता है, उत्वलन कहलाता है, यानी उत्संवलन कहते हैं। ठीक है, वलन और संवलन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। संवलन के 3 टाइप्स हैं, उत्संवलन, असंवलन, जिसमें अभिनति में जमाव होता है, अभिनति में मोड़ पड़ते हैं। ठीक है, तो अभिनति में मोड़ पड़ने के कारण से असंवलन कहते हैं, और अपनति और अभिनति दोनों के सहारे मोड़ पड़ने की क्रिया को व्रत संवलन कहते हैं। अब व्रत संवलन का मतलब होता है बड़ा एक वलन पड़ना या बड़े रूप में मोड़ पड़ने को कारण से व्रत संवलन बनता है। अब आते हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात बल जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में ही लगते हैं और हमें प्रतीत होते हैं। पृथ्वी की सतह पर ये बाहरी ताकतें हैं जो कि कंटिन्यूस हमें देखने को मिलती हैं, मौजूदा भूआकृतियों में अपक्षय और अपरदन की प्रक्रियाओं के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि जो हमारी लैंडफॉर्म्स हैं वो बनती हैं और बिगड़ती है, किसके द्वारा? अपक्षय और अपरदन के द्वारा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पर्वत का निर्माण अगर अंतर्जात बल के कारण से होता है तो पर्वत का जो विनाश है या पर्वत नष्ट कैसे होते हैं, तो बाहरी प्रक्रम के द्वारा होते हैं, अपक्षय और अपरदन की क्रियाओं के द्वारा से नष्ट होते हैं। प्रमुख बहिर्जात प्रक्रियाओं में क्षरण, जमाव और अपक्षय शामिल हैं। क्षरण का मतलब है अपरदन का होना, निक्षेपण का होना और अपक्षय का होना। ठीक है, तो अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण शामिल हैं। अपक्षय, अपरदन और व्रत संचलन के द्वारा अपरदन भी होता है और इनके द्वारा निक्षेपण भी किया जाता है। अब आते हैं ग्रेडियंट। उच्च स्तर से निचले स्तर तक, उच्च दबाव से निम्न दबाव तक पृथ्वी की आंतरिक सतह पर सभी प्रकार की गतियों के साथ साथ ग्रह के भीतरी भी गतिविधियों का कारण बनते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के अपर लेयर से लेकर के और दबाव के कारण से भी इनमें चेंजेस आते हैं, इस प्रकार की गतिविधियां बनती हैं। वायुमंडल जो कि सूर्य के प्राथमिक ऊर्जा प्रदान करने वाला सोर्स है, ये भी विवर्तनिक बलों के द्वारा निर्मित ढाल से प्रभावित होता है। बहिर्जात बलों को उनकी ऊर्जा प्रदान करता है सन, और टेक्टोनिक बल व अंतर्जात बलों के कारण से होने वाली पृथ्वी की हलचलें पृथ्वी की सतह पर ढलानों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सन की जो लाइट है वो जब हमारे धरातल पर पड़ती है तो उसके द्वारा पानी गर्म हो जाता है, टेम्परेचर अधिक हो जाते हैं, जिसके द्वारा ढाल में अंतर आता है, और ढाल में अंतर होने के कारण से धाराएं उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार से सन से जो हीट हमें प्राप्त हो रही है उसके कारण से तापमान बढ़ते हैं, कम होते हैं, और इसी के कारण से उनके वायुदाब में अंतर आता है
और वायु दाब में अंतर होने के कारण से पवनें चलती हैं। पवनें निर्बाध गति से चलने के कारण से या अधिक स्पीड से चलने के कारण से, क्यों स्पीड अधिक क्यों होती है, क्योंकि वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स उत्तरदायी होता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जब अधिक लगता है तो उसके कारण से हवाएं हैं वो अधिक स्पीड के साथ चलती हैं। अधिक स्पीड के साथ चलने के कारण से वो चट्टानों का घर्षण करती हैं, चट्टानों को तोड़ते हुए चलती हैं और अपने साथ में बहाकर या उड़ाकर ले जाती है। तो अपवहन गर्त का निर्माण करती है और आगे जाकर के उसका निक्षेपण कर देती है। तो इस प्रकार स्थल के द्वारा बनने वाली लैंडफॉर्म्स। और आगे आती है ग्लेशियल लैंडफॉर्म। तो हिमानी क्षेत्र में जब सन की हीट पड़ती है तो वो मेल्ट हो जाती है, आधी बर्फ मेल्ट हो जाती है और आधी बर्फ उसके साथ में स्लाइड कर जाती है। अब स्लाइड करने के कारण से जब रास्ते में आ रही चट्टानें होती हैं उनको तोड़ती हैं और तोड़ती हैं, और साथ में ही सनी घर्षण की क्रिया भी होती है, यानी चट्टानें हैं वो आपस में टूटती हुई भी चलती हैं और बीच में रास्ते में आई हुई चट्टानों को उखाड़ते हुए चलती हैं, यानी प्लकिंग करती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि उत्पाटन क्रिया करती हैं, अपघर्षण करती हैं, कुछ चट्टानों को घिस कर चलती हैं और आगे ले जाकर के उसे जमा कर देती है। तो एस्कार, हिमदोद मैदान, जलोढ़, हिमोड़ इस प्रकार से निर्मित होते हैं। तो नदी के द्वारा भी और ग्लेशियल लैंडफॉर्म के द्वारा से भी निर्माण होता है। अब आते हैं अंतर्जात बल, एंडोसेनेटिक फोर्स। टाइप्स ऑफ एंडोसेनेटिक फोर्स दो प्रकार के हैं, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। डायस्ट्रोफिक फोर्स है और सडन मूवमेंट फोर्स है। तो डायस्ट्रोफिक फोर्स पटल विरूपणी बल, जो कि दीर्घकालिक बल के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम होती है, धीरे धीरे काम करते हैं ये बल, और अंतर्जात बल के कारण से इनका निर्माण होता है। अंदर वाली चट्टानें हैं उनका तापमान अधिक होने के कारण से, उनका दबाव अधिक होने के कारण से, उनका ताप अधिक होने के कारण से धाराएं उत्पन्न होती हैं और सतह की ओर ये प्रगामित होती हैं, और सतह पर प्राप्त होने के बाद में ये ज्वालामुखी विस्फोट करती हैं। ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निकला हुआ जो मलबा है आंतरिक भाग से वो जमता है, जमने के कारण से पर्वत की रचना होती है। तो दीर्घकालिक बल दो प्रकार के होते हैं, जो कि पर्वत निर्माणकारी बल है और दूसरा महाद्वीप की रचना इससे होती है। तो महाद्वीप निर्माणकारी बल है और पर्वत निर्माणकारी बल है। सडनली मूवमेंट फोर्स ये आप समझ ही सकते हैं, भूकंप है, ज्वालामुखी है, या फिर एवलांस, लैंडस्लाइडिंग, ये सभी अचानक से होने वाले बल हैं। डायस्ट्रोफिक फोर्स क्या होते हैं? तो डायस्ट्रोफिक फोर्स ऐसे होते हैं जो विवर्तनिक बल होते हैं, जो धरातल की चट्टानें हैं उनको तोड़ते हैं, सरफेस को तोड़ते हैं और उसके द्वारा लैंडफॉर्म्स की रचना होती है। डायस्ट्रोफिक गतिविधियों के कारण से पृथ्वी की प्रॉपर्टी हिलती है और ऊपर उठती है और विकृत करती है। ठीक है, तो उत्थान भी होता है और इनके द्वारा चट्टानें हैं वो टूटती भी है और बनती भी है। तो स्थलाकृतियां बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं, नई स्थलाकृति का निर्माण होता है। विकृत गति या धीमी गति भी कहा जाता है। पृथ्वी की इस गति के प्रभाव से पृथ्वी की सतह पर स्थलाकृति अथवा भू प्रॉपर्टी में भारी परिवर्तन होता है। इसी के कारण से डायस्ट्रोफिक फोर्स इसे कहा जाता है, यानी पटल विरूपणी बल कहा जाता है इसे। ठीक है, इस प्रकार से भूखंड हैं वो ऊपर की ओर उत्थापित होते हैं, डिप भ्रंश पड़ते हैं और इनके द्वारा वलन पड़ते हैं। चट्टानों में मोड़ पड़ते हैं। ठीक है, चट्टानों में इसके द्वारा चटकन भी होती है, उत्थान होता है और निमंजन होता है। डायस्ट्रोफिज्म, इसे टेक्टोनिज्म भी कहा जाता है। जैसा कि आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ते हैं ना कि चट्टानों के विभंग होने के कारण से, चट्टानों की विभंग कैसे होता है, जब प्लेटें हैं वो आपस में टकराती हैं और उनके द्वारा से चट्टानें हैं या प्लेटें हैं वो टूटती हैं, जिनके द्वारा से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी की सतह पर बड़े पैमाने पर विरूपण होता है, यानी भूआकार बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो इसके द्वारा इसके परिणाम स्वरूप महाद्वीप, दरार घाटियों, प्लेटों, पर्वत प्रणालियों और लिथोस्फेरिक प्लेट
गति करती है, जैसे ज्वालामुखी गति, वलन आदि का निर्माण होता है। अब डायस्ट्रोफिक फोर्स, पृथ्वी की इस प्रकार की गति धीरे धीरे होती है, ठीक है। डायस्ट्रोफिज्म हजारों लाखों वर्षों के बाद की प्रोसेस है जो भूप्रपट्टी के नीचे ही कार्य कर रही होती है। पृथ्वी की इस हलचल के परिणाम स्वरूप भूप्रपट्टी के एक बड़े भाग पर ऊंचाई एवं स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। यानी किसी भी शिलाकृति के ऊपर जो चट्टानें विद्यमान होती हैं वो उनकी हाइट्स बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी के द्वारा निकला हुआ जो मलबा है वो जम जाता है, और स्थिति का मतलब ये है कि उसकी पोजीशन भी बदल जाती है। वलन और ब्रंसन की क्रियाओं के द्वारा से वो चट्टानें हैं वो एक दूसरे की तरफ गतिमान हो जाती हैं, दूर दूर चली जाती हैं, तो उनकी स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश आदि का निर्माण भी इसी प्रोसेस के द्वारा होता है। तो ऐसे पृथ्वी की गति की तीव्रता कम होती है। इस प्रकार के फोर्स में लगने वाले बल की तीव्रता है वो कम होती है। धीमी गति डायस्ट्रोफिज्म को उपकरणों से नहीं मापा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो हलचलें हो रही हैं, डायस्ट्रोफिक जो फोर्स है उसके लिए हमने कोई पैमाना सेट नहीं किया है, और हम एक लंबे समय तक लगने वाली प्रोसेस में हम मेजर नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार की हलचल है वो किस स्पीड से हुई है। यह पृथ्वी की पपड़ी के विरूपण की एक प्रकार की पृथ्वी की गति है जिसमें वलन और भ्रंशन शामिल है। तो डायस्ट्रोफिक फोर्स में वलन और भ्रंशन दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इस पृथ्वी गति में भूमि की ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज गति होती है। डायस्ट्रोफिज्म को हर समय महसूस नहीं किया जा सकता है, एक लंबे समय की प्रोसेस है। धीरे धीरे हो रही क्रिया को हम फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की इस प्रकार की गति ठोस भूप्रपट्टी पदार्थ की गति को कवर करती है। आगे है जियो टेक्टोनिक्स का एक हिस्सा इसे माना जाता है। डायस्ट्रोफिज्म के अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं पृथ्वी की पपड़ी के कुछ हिस्सों को हिलाती हैं, उठाती हैं और उनका निर्माण करती हैं, विभंग करती हैं। और डायस्ट्रोफिज्म के परिणाम स्वरूप क्रस्ट की रचना होती है और क्रस्ट टूटता भी है। तो भाग बदलते और विकसित होते रहते हैं और नई भूमि या नई भू आकृतियां हैं वो निर्मित होती रहती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फोल्ट क्या होता है, यानी भ्रंश क्या होता है, और वलन कैसे दिखाई देता है। तो वलन के कारण से चट्टानों में मोड़ पड़ते हैं, जैसा आप देख रहे हैं चट्टानें हैं वो मुड़ जाती हैं, रैप हो जाती हैं और अधिक मोड़ पड़ जाते हैं। एक एक्सिस के सहारे चट्टानें हैं वो मुड़ जाती हैं और वलन के द्वारा इस प्रकार की रचना होती है। अब आते हैं भ्रंश पे। तो भ्रंश एक संकीर्ण जो लाइन होती है उसके सहारे भूखंड है वो सरकते हैं, सरकने के कारण से भ्रंश के परिणाम देखने को मिलते हैं। आगे है डायस्ट्रोफिज्म दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का डायस्ट्रोफिज्म कौन कौन सा है? एपिरोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक, ठीक है। पटल विरूपणी बल दो प्रकार के होते हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ, एक एपिरोजेनेटिक और एक ओरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक जिससे कि महाद्वीप की रचना होती है, इसमें भी दो प्रकार के बल हैं, एक उत्थान होता है और एक अवतलन होता है। ओरोजेनेटिक प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, जिसमें एक में तनाव होता है और दूसरे में संपीड़न होता है, ठीक है। ओरोजेनेटिक जिसको हम पर्वत निर्माणकारी बल कह रहे हैं, और एपेरोजेनेटिक जो कि महाद्वीप निर्माणकारी बल है। एपिरोजेनेटिक हलचलें होती हैं ऊर्ध्वाधर टेक्टोनिक हलचलों को संदर्भित करती हैं जो महाद्वीप के बड़े हिस्से का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो एपिरोजेनेटिक होती है। ओरोजेनेटिक क्या होती है? प्लेट टेक्टोनिक्स की तरह ओरोजेनेटिक पर्वत निर्माणकारी प्रोसेस होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर स्पर्श रेखीय रूप में कार्य करती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हिमालय, आल्प्स ओरोजनी है। आप कह सकते हैं रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, हिमालय, अल्पाइन पर्वत क्रम की रचना है वो ओरोजेनेटिक फोर्स के द्वारा
हुई है। अब डीपली पढ़ते हैं एपिरोजेनेटिक फोर्स को। एपिरोजेनेटिक फोर्स जो कि महाद्वीप निर्माणकारी बल है। महाद्वीप दो प्रोसेस से बनता है, एक उत्थान के कारण से और दूसरा निमज्जन के कारण से। यानी महाद्वीप के ऊपर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक से उत्थान होता है और एक से निमज्जन होता है, यानी एक से अवतलन होता है। एपिरोजेनेटिक हलचलें ऊर्ध्वाधर टेक्टोनिक हलचलों को संदर्भित करती है जो महाद्वीप के बड़े हिस्से का निर्माण करती हैं। ये हलचलें अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर पृथ्वी की प्रॉपर्टी के ऊपर नीचे की ओर होती हैं। ओरोजेनेटिक जो मूवमेंट होते हैं उनके विपरीत ये गहन तह और भ्रंश के माध्यम से पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, भ्रंश की क्रियाओं में या पर्वत निर्माणकारी बल में क्षैतिज बल कार्य करते हैं और एपिरोजेनेटिक या महाद्वीप निर्माणकारी बल में ऊपरी मुखी और अधोमुखी बल कार्य करते हैं। ठीक है, कहने का आशय है कि महाद्वीप का महादेश जनक जो बल है या एपिरोजेनेटिक फोर्स जो है उसमें अधोमुखी और ऊपरी मुखी बल काम करते हैं। इन हलचलों के पीछे के कारण अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें मेंटल में संवहन धाराओं की उत्पत्ति आप पढ़ चुके हैं, आर्थर होम्स ने जो थ्योरी दी थी। ठीक है, आइसोस्टैटिक्स समायोजन सुस्थैतिक जो परिवर्तन होते हैं उनके द्वारा क्रस्ट का थर्मल विकास, यानी भू प्रॉपर्टी की जो ऊपरी लेयर है उसमें तापमान का बढ़ जाना या फिर तापमान का कम हो जाना, तो जिसके कारण से संकुचन और फैलाव की प्रोसेस के कारण से ऐसा हो सकता है। तलछट में अधिक मात्रा बढ़ जाने से और अन्य बल भी इसमें शामिल हो सकते हैं। महाद्वीपों का निर्माण करने वाली गतिविधियों को एपिरोजेनेटिक या महाद्वीप बनाने वाली गतिविधियों के रूप में जाना जाता है। इन्हें रेडियल गतियों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी की त्रिज्या के अनुदिश कार्य करते हैं। वे केंद्र की ओर अवतलन तथा दूर की ओर उत्थान की ओर बढ़ सकते हैं। महाद्वीप के ऊपर जब एक स्थान पर उत्थान होता है तो दूसरे स्थान पर निमज्जन भी होता है, यानी अवतलन भी होता है। जहां एक साइड में उत्थान होएगा तो दूसरी तरफ अवतलन होता है, या फिर तटों की ओर होने वाली प्रोसेस है उसमें उन्मंजन या फिर निमज्जन की क्रिया होती है। अब आते हैं अधोमुखी प्रोसेस, यानी अवतलन के कारण से अधोमुखी संचलन, यानी नीचे की ओर भूखंड हमें प्रतीत होते हैं। इसके द्वारा से महाद्वीप है वो नीचे की ओर धंसते हैं। अधोमुखी बल या अवतलन कहलाता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, दसाव तब होता है जब गति नीचे की ओर होती है। ठीक है, दसाव का प्रमाण जलमग्न जंगलों और घाटियों के साथ साथ संरचनाओं से भी मिलता है। 1819 में आए भूकंप के कारण कच्छ के रण का एक हिस्सा जलमग्न हो गया था, तो उसमें क्या हुआ है, अधोमुखी बल कार्य किया है, जिसके कारण से है लैंड वो नीचे धंस गई है। तिरुनवेली और सुंदरवन में समुद्र जल के नीचे पीट और लिग्नाइट की उपस्थिति से धसाव का सबूत मिलता है। तो तिरुवेली और सुंदरवन जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर पीट जो चट्टाने हैं और लिग्नाइट की उपस्थिति से धसाव का सबूत मिलता है। यानी हमें कोयले का जो टाइप्स है लिग्नाइट और पीट वो अंदर की ओर मिलता है, तो हम समझ सकते हैं कि जो लैंड ऊपर थी वो अब नीचे की ओर धंस गई है। मध्यवर्ती भूभाग के जलमग्न होने से अंडमान और निकोबार के अराकान तट से कट गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि एक साथ ही हिमालय पर्वत की डूबी हुई श्रृंखलाएं हैं, और इसी श्रृंखला के बीच में अंडमान और निकोबार के बीच का भाग धंस गया है, जिसके कारण से अंडमान निकोबार अलग हो गया है। और अराकान योमा जो कि आप देख रहे हैं म्यांमार के अंदर श्रेणी आ रही है, तो म्यांमार के बीच की श्रेणी और अंडमान निकोबार के और अराकान योमा
जो कि म्यांमार की श्रेणी है, के बीच का क्षेत्र हमें प्रतीत नहीं होता है, तो वो भी धंस गया है। बॉम्बे द्वीप के पूर्वी हिस्से में निम्न ज्वार रेखा से लगभग 4 मीटर दबे हुए पेड़ पाए गए हैं। तो वो परिणाम हम समझ सकते हैं कि इससे क्या हुआ है, महाद्वीप का धंसा हुआ है। तमिलनाडु में तिरुवेली तट पर एक ऐसा ही जलमग्न जंगल भी खोजा गया है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू का एक बड़ा हिस्सा काफी उथला है और हाल ही में जलमग्न हो गया है। ठीक है, जिसके कारण हम समझ सकते हैं कि महाद्वीप है वो नीचे की ओर दस्तक रहे हैं। अब दूसरा वाला टाइप है, देखो उदरगामी या उत्थान गति, अपवर्ड अपलिफ्टमेंट मूवमेंट होता है, जिसमें गति या बल ऊपर की ओर कार्य करता है और महाद्वीप का भाग है वो ऊपर की ओर उठता है। उत्थान का प्रमाण ऊंचे समुद्र तट। अब मैं ये बता चुकी हूँ आपको कि उदरगामी या उत्थान दो प्रकार से होता है। एक उत्थान यानी महाद्वीप के बीच का हिस्सा ऊपर उठेगा, और दूसरा है उन्मंजन, जो कि ओशन का किनारा वाला भाग जो महाद्वीप का लगता है वो ऊपर की ओर उठता है। तो तिरुवेली तटों पर उभरे हुए समुद्र तट देखे जा सकते हैं। तिरुवेली तट के पास में धसाव भी हुआ है, उसी के साथ में जो तटवर्ती क्षेत्र है वो उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, उत्थान के कारण से कई क्षेत्र में कभी कभी समुद्र पर थे, अब कुछ किलोमीटर अंदर हैं। ठीक है, तो उत्थान के कारण कई क्षेत्र जो कभी समुद्र पर थे और अब लगभग महाद्वीप के करीब है। तो उदाहरण के लिए गोदावरी के मुहाने के पास कोरिंगा, कावेरी डेल्टा में कावेरीपट्टम और तिरुवेली के तट पर कोरकाई सभी 1000 से 2000 साल पहले हलचल भरे बंदरगाह थे। यानी नीचे भाग थे, लेकिन अब कैसे भाग हैं, उभरे हुए भाग दिखाई पड़ रहे हैं। अब आते हैं ओरोजेनिक प्रोसेस। एपिरोजेनेटिक फोर्स हम पढ़ चुके हैं, महाद्वीप के निर्माणकारी बल पढ़ चुके हैं, जिसमें उत्थान है और उन्मंजन है। अब देखते हैं ओरोजेनेटिक प्रोसेस यानी पर्वत निर्माणकारी बल। तो पृथ्वी की गति के फलस्वरूप चट्टानों की परतें मोड़ जाती हैं, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जब वलित पर्वत क्या होते हैं, मोड़ पड़ने के कारण से या ज्वालामुखी या भ्रंश या फिर भूकंप या फिर इस पे वलन की प्रोसेस काम करती है। इन सारी प्रोसेस से मिलाकर बनने वाले पर्वत होते हैं, उन्हें हम वलित पर्वत कहते हैं। जब संपीड़न बल प्रबल होता है तो भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं। यानी देखो तनाव और संपीड़न दो बल बताए हैं ओरोजेनेटिक में, तनाव है और दूसरा है संपीड़न। तनाव के कारण से चटकन और भ्रंशन होती है, लेकिन संपीड़न बल अगर अधिक तीव्रता के साथ काम करता है तो वलन इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि चट्टानें टूट भी जाती हैं, वलन भी बढ़ जाते हैं, उसमें वलन के साथ में भ्रंश भी बढ़ जाते हैं। इस प्रकार की गति सतह पर क्षैतिज रूप से कार्य करती है, इसलिए क्षैतिज गति भी कहा जाता है, इसे क्षैतिज बल भी कहा जाता है ओरोजेनेटिक बल को। ठीक है, तो इससे भूखंड है वो क्षैतिज रूप से कार्य करते हैं, एक दूसरे के आमने सामने या फिर अगल बगल से सरक जाते हैं या बिल्कुल दूर दूर चले जाते हैं। तो ये इस प्रकार के प्रक्रम है वो क्षैतिज रूप से कार्य करते हैं, और उत्थान है वो ऊपर के ओर या फिर नीचे की ओर होता है। ठीक है, तो ओरोजेनेटिक प्रोसेस के कारण क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो पिघली हुई अवस्था में लावा है, ऐसे सामग्री उष्मा विकिरण द्वारा ठंडी हो जाती है बाहर आने के बाद, और पृथ्वी की जो पपड़ी है ऊपर वाली वो सिकुड़ जाती है। पृथ्वी का आंतरिक भाग उच्च ऊंचाई वाला पिघला हुआ और अस्थिर है, परिणाम स्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं वो हमें बाहर की ओर प्राप्त होती हैं ज्वालामुखी के द्वारा, जिसमें भिन्न प्रकार की गैसें हैं, जल है और चट्टाने हैं जो मेल्ट फॉर्म में हमें प्राप्त होती हैं। उनके टाइप्स अलग अलग होते हैं, वो धरातल पर आती हैं और वहां पर वायुमंडल की जो हलचलें हैं उनके कारण से टेम्परेचर कम होता है और वहां की चट्टानें हैं वो सूख जाती हैं और ठंडी हो जाती हैं। तो चट्टानों की परतें हैं, संकुचन के कारण से, ठंडी होने के कारण से फिर क्या होती है, परतें मुड़ जाती हैं और मुड़ने के कारण से पर्वतों का निर्माण होता है।
और उन पे वलन पड़ते हैं। तो वर्तमान में वैज्ञानिक महाद्वीप महाद्वीप और महाद्वीप महासागरीय प्लेट के क्षैतिज आंदोलन को यानी क्षैतिज मूवमेंट को ओरोजेनेटिक मूवमेंट का कारण भी मानते हैं। यानी प्लेटें हैं, उनका संचरण है वो एक दूसरे की दिशा में विपरीत दिशा में होने के कारण से भी इनके चेंजेस मानते हैं। सडन मूवमेंट, अचानक से हलचल होती है। एंडोजेनेटिक मूवमेंट में अचानक होने वाली हलचलें एक ऐसी श्रेणी है जो अंतर्जात श्रेणियों के अंतर्गत आती है। लिथोस्फेरिक प्लेट की सीमाएं अचानक भू आकृतिक हलचलों से ग्रस्त होती हैं। मेंटल में मैग्मा को धकेलने और खींचने के कारण से होने वाले दबाव के कारण से प्लेटों की सीमाएं हैं वो बेहद अस्थिर होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, उनके अंदर मूवमेंट होता रहता है और उसी के कारण से भूकंप और ज्वालामुखी अचानक से प्राप्त हो जाते हैं। कम समय में महत्वपूर्ण विकृति उत्पन्न कर देते हैं। तो ज्वालामुखी के कारण से लावा है और लावा के द्वारा इस प्रकार से जमाव होता है अलग अलग लेयर्स में और पर्वत की रचना होती है। ज्वालामुखी जब सतह पर प्राप्त होता है तो एक नलिका के माध्यम से लावा को बाहर लेकर आता है यानी मैग्मा को लाता है और सतह पर जमा देता है। तो जहां से मैग्मा निकलता है उस क्षेत्र को वेंट कहते हैं, वोल्केनिक वेंट कहते हैं। भूकंप इस प्रकार से आता है, आंतरिक भाग से भूकंप की किरणें जब उत्पन्न होती हैं तो सबसे पहले भूकंपीय तरंगे बिल्कुल सीध में यानी प्राइमरी वेव्स बिल्कुल अपने 90 डिग्री एंगल पर सतह पर प्राप्त होती है। अब पी वेव्स जब अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं उसके बाद में एल वेव्स उसके चारों ओर चक्र लगाने लग जाती है यानी क्षैतिज रूप से धरातल के बिल्कुल समानांतर कार्य करती है। ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जहां भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं और ठीक बिल्कुल धरातल के ऊपर का बिंदु भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। इसी प्रकार से ये अंतर्जात और बहिर्जात बल पूरे होते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक में हम फोल्ड और फोर्स को कवर करेंगे यानी भ्रंश और वलन के बारे में पढ़ेंगे, वलन और भ्रंशन के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात में है या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।